हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूरिका। मेरा नाम है गोल्डी नामदेव और इस वीडियो में हम गेट एक्सेल और गेट बीटी में जो इम्यूनोलॉजी सब्जेक्ट से जो PYQs आए हैं वो सारे डिस्कस करेंगे, जिसको आप एज अ प्रैक्टिस कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इम्यूनोलॉजी जो है आपके दोनों ही एग्जाम के लिए कॉमन होता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट यहाँ पे भी पूछा जाता है और यहाँ पर भी। तो दोनों ही एग्जाम से इम्यूनोलॉजी के PYQs हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। आप वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली मैच करना है। तो मास्ट सेल जो है आप किससे मैच कर सकते हो? मास्ट सेल जो है वो डिफेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट हेलमिंथिक इन्फेक्शन के लिए। तो ये आपका 4 से मैच हो जाएगा, तो P आपका 4 से मैच हो जाएगा। नेक्स्ट नेचर किलर सेल, ये अगर 4 चला गया तो नेचर किलर सेल कहाँ पर होगा? ये इट कैन मैच टू द CD56, यानी CD56 जो मार्कर है वो नेचर किलर सेल में प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया आपका सेकेंड। न्यूट्रोफिल्स के लिए हम बोल सकते हैं कि इसके पास जो है एजूरोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो ये मैच हो जाता है आपका थर्ड के साथ। और डेंड्राइटिक सेल जो होती है, डेंड्राइटिक सेल इसके पास लॉन्ग मेम्ब्रेनस प्रोजेक्शंस होते हैं, तो ये मैच हो जाता है 6 के साथ। तो 4 2 3 6 4 2 3 6 ये आपका सेकेंड ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था। तो गेट में जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए। तो if a denatured protein of human origin is injected into rabbit, अगर कोई ह्यूमन ओरिजिन वाला डीनेचर्ड प्रोटीन है, तो डीनेचर्ड प्रोटीन का मतलब होता है कि उसके जितने भी बॉन्ड्स है वो सब ब्रेक हो जाते हैं एक्सेप्ट पेप्टाइड बॉन्ड। जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो ब्रेक नहीं होता है जब कोई भी प्रोटीन डीनेचर्ड फॉर्म में होता है। उसके अलावा जो भी वंडरवॉल फोर्स होते हैं, कोवेलेंट नॉन कोवेलेंट डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, वो सब क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, राइट। तो उसको हम डीनेचर्ड प्रोटीन बोलते हैं। और पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, जहाँ पे अमीनो एसिड जो है इस तरीके से प्राइमरी स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ये जो प्रोटीन है, अगर इस प्रोटीन को आप रैबिट में इंजेक्ट करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे इस रैबिट में क्या होगा, एंटीबॉडी जनरेट होंगी। और ये एंटीबॉडी इनमें से प्रोटीन की किस स्ट्रक्चर को पहचानेंगी? तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर डीनेचर प्रोटीन है और ये अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर में है, तो जो एंटीबॉडी बनेगी वो भी एंटीबॉडी क्या है, इस प्राइमरी के अगेंस्ट ही बनेगी। तो एंटीबॉडी किसको पहचानेंगी? एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज करेंगी प्राइमरी स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एंटीबॉडी स्ट्रक्चर? यहाँ पे आपसे सीधा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पूछ लिया गया है, ठीक है। और बेसिकली ये क्वेश्चन आपका एंटीबॉडी के डाइजेशन से पूछा गया है, ठीक है। तो सिंपली देखिए, मैंने आपके लिए पिक्चर भी पुट कर दी कि एंटीबॉडी डाइजेशन में। अब आपको क्या करना है, सिर्फ मैच करना है। तो यहाँ पे देखिए, लिमिटेड प्रोटियोलाइसिस ऑफ रैबिट IgG विथ एंजाइम पेप्सिन। अगर हम क्या करते हैं, ये मान लीजिए कि ये IgG एंटीबॉडी है और अगर आप इसको पेप्सिन का ट्रीटमेंट देते हो, तो 2 एंटीजन बाइंडिंग रीजन जनरेट होगा और एक FC फ्रेगमेंट। तो यहाँ पे देखिए 2 एंटीजन बाइंडिंग रीजन जनरेट होगा और FC फ्रेगमेंट, पर यहाँ पे FC फ्रेगमेंट तो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो ये बचता ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट हो गया गलत। नेक्स्ट है आपका P गलत हो गया, तो ये भी गया, ये भी गया, ठीक है। जो P वाले थे ऑप्शन वो चले गए। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि अगर आप IgG को पेपेन के साथ ट्रीट करते हो, यानी कि अब यहाँ पे बारी आ गई, तो इसके साथ ट्रीट करोगे तो आपको एक सिंगल बाइवेलेंट एंटीजन बाइंडिंग रीजन मिलेगा, जो कि जस्ट इसके स्टेटमेंट में बोल दिया। यानी कि ये वाला जो स्टेटमेंट था जहाँ पे 2 एंटीजन बाइंडिंग मिल रहा था वो पेपेन से मिलेगा। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, एक दूसरे के लिए अपोजिट लिखे गए। और पेप्टाइड फ्रेगमेंट तो ऐसा नहीं होता, तो फिर आप सेम देख सकते हो ना कि यहाँ पे ये देखो, ये कैसे है, 2 मिल रहे हैं आपको, 2 एंटीजन बाइंडिंग रीजन है, क्योंकि यही तो वो रीजन है जहाँ पे एंटीजन आके बाइंड करता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। जो FC फ्रेगमेंट है वो सेल्फ एसोसिएट हो सकता है और क्रिस्टलाइज इनटू अ लेटेक्स, ये बिल्कुल सही बात है।
तो R सही हो जाता है। और यहाँ पे ये वाला जो फ्रेगमेंट है वो कंपोज होता है, चाहे आप ये वाले फ्रेगमेंट की बात करोगे तो यहाँ पे लाइट चेन और हैवी चेन दोनों चली आती है, तो ये भी एकदम सही बात है। ठीक है, तो इस हिसाब से R और S जो है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोकाइंस आर एंडोजिनस पायरोजेंस। अब व्हाट इज पायरोजेंस? देखिए एंडोजिनस पायरोजेंस का मतलब होता है कि जो होस्ट डिराइव्ड साइटोकाइंस होते हैं वो फीवर इंड्यूस करते हैं। ये क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस में एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स इंक्रीज हो जाता है जो बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करवा देता है। तो ऐसे कौन कौन से साइटोकाइंस हैं? तो देखिए ऐसे जो साइटोकाइंस हैं, TNF अल्फा यानी कि TNF अल्फा चला आता है, और इंटरल्यूकिन 1, ये दोनों क्या होते हैं, पायरोजेंस की तरह काम करते हैं, यानी P और Q जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं देखूं क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा है, ये इम्यूनोसप्रेसिव नेचर होता है इनका। और यहाँ पे अगर मैं इंटरल्यूकिन 10 की बात करूं तो ये एक एंटी इंफ्लामेटरी साइटोकाइन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 3 distinct antigen X, Y, Z were used to raise antibodies। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 एंटीजन है X, Y एंड Z, और इसमें बोला गया है कि एंटीजन Z जो है उसको इंजेक्ट कर दिया गया माउस में डे 0 पर। तो ये इसको है ना डे 0 पर कहाँ पे, माउस में इंजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद जो है एंटीजन X और Y को भी इंजेक्ट किया गया, लेकिन 28 डेज में। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि आपका एक माउस है, इस माउस में क्या किया कि डे 0 पर जेड एंटीजन दिया गया। ठीक है, उसके बाद इसी माउस में जो है एंटीजन X और Y भी दिया, लेकिन डे कितना था, 28 डे पे। 28 डे पे X और Y एंटीजन इसको दिया गया। उसके बाद जो सेकेंड इंजेक्शन है एंटीजन X का वो भी दिया गया, लेकिन 70 डे में। तो X का ही सेकेंड इंजेक्शन दिया गया डे 70 पे। ठीक है, तो जो एंटीबॉडी टाइटर है वो मॉनिटर किया गया इन द सीरम एवरी डे, हर डे पे मॉनिटर किया गया, और हमें कुछ इस तरीके के रिजल्ट मिले। तो आपको सही रिजल्ट को प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि एक्स स्पेसिफिक IgG विल बी हाई ऑन डे 14। देखिए अब पहली बार किसी भी एंटीजन को जब इंजेक्ट करोगे माउस में, तो सबसे पहले जो है जो एंटीबॉडी बनेगी वो IgM होती है ना, ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में आता है कि पहले IgM बनेगी, इसके बाद ही जो है क्लास स्विचिंग होगी और IgG बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्पेसिफिक IgG डाला और ये हाई हो जाएगा, यानी IgG जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन डे 17 में हाई हो जाएगा। तो देखिए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो IgM है वही पीक होने पे, यानी अच्छे से काम करता है, पीक होता है 7 से 10 दिन में। तो 7 से 10 दिन में तो खुद IgM ही बन रहा है, IgG जो है वो उसको बनने में क्या हो जाएगा, 14 डेज लग जाएंगे। तो 40 डेज तक जो है IgG बनने लग जाएगा, लेकिन हाई नहीं होगा इसका कॉन्सेंट्रेशन। तो ये गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि एक्स स्पेसिफिक एंटीबॉडी टाइटर विल बी हाई ऑन डे 84। देखिए यहाँ पे X से आपने क्या कर दिया, X एंटीजन को 28 डे पे डाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, IgM बना, बाद में क्लास स्विचिंग हुई और IgG बना। ठीक है, तो यहाँ पे IgG है डे 40 पे बनने लग गया। उसके बाद क्या है कि आपने सेकेंड बूस्टर दे दिया इस एंटीजन का, सेकेंड बार जो है माउस में इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा, जिससे कि IgG है फटाफट बनने लग जाएगी। तो 70 डे यानी कि इस टाइम पे जो है बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन आपको मिलेगा एक्स स्पेसिफिक एंटीबॉडी का। तो ये तो बिल्कुल सही है ना, एकदम सही बात है। नेक्स्ट है कि एक्स स्पेसिफिक IgG विल बी हाई ऑन डे 42। देखिए डे 42 यानी सेकेंड बार जो इंट्रोड्यूस करने से पहले का टाइम है, तो यहाँ पे IgG का प्रोडक्शन शुरू हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे शुरू हो रहा था जब हमने सेकेंड टाइम एंटीजन दिया, तो यहाँ पे IgG का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई लेवल पे पहुंच गया, लेकिन यहाँ पे IgG का कॉन्सेंट्रेशन होगा, लेकिन वो इतना हाई नहीं होगा जितना कि सेकेंड में होगा। तो इसलिए ये भी गलत।
एक्स वाई स्पेसिफिक IgG विल बी हाई ऑन 84 डे, तो ऐसा नहीं है, वाई का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वाई को दूसरी बार वाई एंटीजन दूसरी बार माउस में नहीं दिया गया था, तो ये हो गया गलत। तो इस हिसाब से आपका जो है सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो अगेन एक मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन आ गया, एकदम सिंपल और इजी क्वेश्चन है, जिसमें क्या पूछना है, IgG क्या होता है, हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है इस एंटीबॉडी का सीरम में, तो ये मैच हो गया आपका 4 के साथ। और IgA ये क्या होता है, एक्सटर्नल सिक्रीशंस में पाया जाता है, तो दिस विल मैच विथ फर्स्ट ऑप्शन। एंड IgE का रोल होता है पैरासाइट से प्रोटेक्शन पहुंचाना, तो ये सेकंड के साथ। और IgM जो है एक ऐसी एंटीबॉडी है, जब पहली बार एंटीजन से एक्सपोजर होता है तब जाके इसका फॉर्मेशन होता है, तो ये मैच हो गया 3 के साथ। तो 4 1 2 3 फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम इजी सा क्वेश्चन है कि विच क्लास ऑफ एंटीबॉडी इज फर्स्ट मेड बाय डेवलपिंग बी सेल इनसाइड बोन मैरो। तो बी सेल से सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी बनती है, एकदम सिंपल IgM बनती है, सबसे सिंपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि जो जंक्शनल डाइवर्सिटी है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल की, वो किसकी वजह से है, वो ज्वाइनिंग ऑफ VDJ सेगमेंट्स की वजह से है। तो यहाँ पे आपको असर्शन और रीजन दिया है, आपको देखना है। तो IgM जो है वो सीरम में पाया जाता है एज अ पेंटामेरिक प्रोटीन, ठीक है, जिसमें कि 5 IgM मोनोमर होते हैं। तो ये बात सही है कि IgM जो है पेंटामेरिक होता है, ठीक है, लेकिन जो पेंटामेरिक फॉर्म है IgM का, वो क्रॉस लिंकिंग ऑफ IgM मोनोमर की वजह से नहीं होता है। ये जो स्टेटमेंट गलत है, ये क्रॉस लिंकिंग नहीं होती। देखिए IgM का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है, तो हेंस ये जो फर्स्ट वाला है ये सही हो गया, लेकिन रीजन इसका फॉल्स है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर जनरली रेजिस्टेंस टू कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस बिकॉज। कॉम्प्लीमेंट पाथवे चलता है जिसमें कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंस शो करते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट पाथवे से उनकी लाइसिस नहीं हो पाती, रेजिस्टेंस आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो पेप्टाइडोग्लाइकन है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, पेप्टाइडोग्लाइकन की थिक लेयर प्रेजेंट होती है और इनमें कोई भी सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, इसमें जो है आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नो आउटर मेम्ब्रेन, और इसमें क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और सेल वॉल में भी कैसी थिक पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर होती है, बहुत मोटी सी लेयर होती है, जिसकी वजह से ये जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स है वो इंसर्ट नहीं हो पाता, प्रिवेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इस जब तक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स अच्छे से काम नहीं करेगा तो कॉम्प्लीमेंट पाथवे के थ्रू लाइसिस नहीं होगी, और ये इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मोटी सी लेयर पेप्टाइडोग्लाइकन की प्रेजेंट होती है, एंड इस वजह से जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रेजिस्टेंस शो कर जाते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इनमें से कौन सी कंडीशन है जिससे ह्यूमन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है, यानी कि हमारा ही इम्यून सिस्टम हम पे ही अटैक करने लग जाए। तो ऐसा कब होगा, जब हमारे इम्यून सिस्टम को ये काबिलियत ना रहे कि वो सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट को एलिमिनेट कर सके, यानी ऐसे लिम्फोसाइट जो हमारी ही बॉडी को नुकसान कर रहे हैं, उनको अगर एलिमिनेट नहीं किया जा रहा है तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है। नेक्स्ट, ऑटो एंटीबॉडी, यानी हमारे ही प्रोटीन के लिए एंटीबॉडीज जनरेट हो जाए तब भी हो सकता है। अगर उनमें ये काबिलियत आ गई कि वो सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स को एलिमिनेट कर सकते हैं, तब तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होगा ही नहीं। ठीक है, और अगर रेगुलेटरी टी सेल को अगर रेगुलेट कर लिया जाए तो भी नहीं होगा। तो पी और क्यू की वजह से जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग एंटीजन एक्टिवेटेड इफेक्टर टी सेल। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कौन से स्टेटमेंट सही है। तो CD4 cell make contact with macrophage and stimulate their microbicidal activity। तो ये बात एकदम सही है कि CD4 सेल जो है मैक्रोफाज से कांटेक्ट कर सकते हैं और उनकी माइक्रोबिसाइडल एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, CD4 सेल मेक कांटेक्ट विथ बी सेल, हाँ ऐसा कर सकते हैं, वो बी सेल के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और प्लाज्मा सेल में डिफरेंशिएट करवा सकते हैं, ये भी बात सही है।
तो CD8 सेल जो है वो बी सेल के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकती हैं, ठीक है। और ये प्लाज्मा, अच्छा जब ये कांटेक्ट ही नहीं कर सकती हैं तो ये प्लाज्मा सेल को कैसे डिफरेंशिएट करवाएंगे, तो ये गलत हो गया। CD8 सेल जो है वो कांटेक्ट कर सकती है वायरस इन्फेक्टेड सेल और उनको डायरेक्टली किल कर सकती है, ये भी एकदम सही बात है। तो P, Q और S जो है करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन है आपका MSc प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन से पूछा गया। तो अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, आपको क्विकली रिवाइज करवा देती हूँ MSc क्लास 1 और क्लास 2 का प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन एकदम इजी वे में। फिर उसके बाद आप ये क्वेश्चन तुरंत आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो देखिए क्या होता है, अगर मैं MSc क्लास 1 की बात करती हूँ तो ये पाथवे कैसा होता है, यहाँ पे जो है एंडोजीनस एंटीजन होते हैं। मतलब कोई वायरस आया, वायरस ने क्या किया, इंसर्ट कर लिया, वायरस का जीनोम जो है वो ह्यूमन के जीनोम में जाके इंसर्ट हो गया। इंसर्ट होने के बाद क्या हुआ, रेप्लिकेशन हुआ, उसका mRNA बना, प्रोटीन बना। और वायरस का प्रोटीन जो है जैसे ही साइटोसोल में आता है तो वहां पे क्या होता है, प्रोटियोसोम जो है उस प्रोटीन को क्लीव कर देता है, छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। और यही छोटे छोटे टुकड़े जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चैनल प्रेजेंट होता है, टैप, इसकी मदद से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाता है और वहां पर वो MSc क्लास 1 के साथ जो है अटैच हो जाता है और इन्हीं को फिर जो है वेसिकल के फॉर्म में भेज दिया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे अटैच होने के लिए, जहां पे उसको CD, जहां पे T सेल्स इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, कौन से CT सेल्स इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और CT सेल के पास मार्कर होता है CD8+, साइटोटॉक्सिक T लिम्फोसाइट, राइट। तो ये हो गया पाथवे 1 की कहानी जहां पे टैप का यूज हुआ है। अब देखिए क्लास 2 अगर MSc पाथवे की बात करूं तो यहाँ पे जो होता है एंडोजीनस एंटीजन आता है, ठीक है। ये एंटीजन जो है वो अंदर आता है और फिर लाइसोसोम के थ्रू अंदर आता है और यहाँ पे MSc क्लास 2 जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन के बाहर वेसिकल के फॉर्म में रहता है। इन दोनों का फ्यूजन होता है जहाँ पे ये पेप्टाइड होते हैं और यहाँ पे MSc क्लास 2 मॉलिक्यूल होता है और इन दोनों को पैक करके फिर सेल की सरफेस में प्रेजेंट कर दिया जाता है, जहाँ पे TH सेल आते हैं जिनके पास CD4+ मार्कर होता है और इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब MSc क्लास 2 में ही जो है इनवेरिएंट चेन प्रेजेंट होती है जब MSc क्लास 2 मॉलिक्यूल प्रिपेयर हो रहा होता है। अब आप देखिए तो ये क्वेश्चन एकदम इजी हो जाएगा कि जब हम MSc क्लास 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है एंटीजन साइटोसोल और प्रोसेस बाय प्रोटियोसोम नहीं होता है, ये MSc क्लास 1 में होता है, तो 2 में होगा नहीं, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। इन क्लास 1 पाथवे में एंडोजीनस प्रोटीन्स होते हैं, ना कि एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स होते हैं और ये एंडोसाइटोसिस नहीं होते हैं, ये एंडोसाइटोसिस वाली प्रोसेस क्लास 2 में होती है, तो ये गलत। MSc क्लास 1 पाथवे में ट्रांसपोर्टर एसोसिएटेड एंटीजन प्रोसेसिंग होता है, यानी कि टैप के थ्रू जो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाते हैं, तो ये बात एकदम सही है। इनवेरिएंट चेंज होती है MSc क्लास 2 में प्रेजेंट होती है, ना कि MSc क्लास 1 में, तो ये भी गलत हो गया। सिंपल इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ये रहा एक मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन, एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कुछ ऑटो इम्यून डिसीजेज दिए, इसको आपको मैच करना है कि ये कहाँ पे किस ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये डिसीज हाशिमोटो डिसीज कहाँ पे अफेक्ट करेगा, तो ये थायराइड को अफेक्ट करता है, तो ये 4 के साथ मैच हो गया। फिर डायबिटीज जो है वो आपको देखने को मिलती है पेनक्रियास में, ठीक है। इंसुलिन की वजह से जो है प्रॉपर ग्लूकोज का डाइजेशन नहीं हो पाता और इंसुलिन कौन से क्रिएट करता है, पेनक्रियास, ठीक है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है वो आपका ब्रेन में देखा जाता है और ये जो ग्रेविस डिसीज है ये एसोसिएटेड होती है स्केलेटन मसल से। तो 4213 फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये आपको इसका एक चार्ट बना लेना चाहिए जिसमें आपको सारे ऑटो इम्यून डिसीज रखना चाहिए और वो किस किस ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं वो, है ना। इस तरह के क्वेश्चन गेट में बहुत ही आसानी से आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है अगेन मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है कि बी सेल क्या होते हैं, बताइए बी सेल किससे मैच होंगे। तो बी सेल जो है वो आपका ह्यूमोरल इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जो ब्लड से इम्यूनिटी दी जाती है, यानी एंटीबॉडी ब्लड में ही जाएगी, सीरम में जाएगी, ठीक है। न्यूट्रोफिल जो है, न्यूट्रोफिल आपका फेगोसाइटोसिस करवाते हैं,
टी सेल जो है वो साइटोटॉक्सिसिटी है के लिए है, और मास्ट सेल जो है वो हिस्टामाइन एसोसिएटेड एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये मैच हो गया आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट से। अगेन एक मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, तो एनर्जी जो होती है वो कहाँ से एसोसिएटेड होती है? एनर्जी का मतलब होता है कि जब आपका एंटीजन के लिए रिस्पॉन्स ना दिया जाए, जब को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन नहीं हो पाता है तो उसको एनर्जी बोलते हैं। तो ये मैच हो जाएगा आपका थर्ड के साथ। और क्यों? यानी एक्टिवेशन इंड्यूस सेल डेथ, इसका मतलब है कि एलिमिनेशन हो रहा है एक्टिवेटेड टी सेल का आफ्टर एंटीजन क्लियरेंस। ठीक है, तो ये मैच हो जाता है आपका फर्स्ट। ठीक है, यानी कि टी सेल ने सारा काम वाम कर दिया, क्लियरेंस की बारी आ गई। फिर रिसेप्टर एडिटिंग जो है वो मैच हो जाता है आपका ऑटो रिएक्टिव बी सेल के साथ, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम ऑटो रिएक्टिव बी सेल को एलिमिनेट कर रहे होते हैं। और रेगुलेटरी टी सेल किसके लिए होता है? रेगुलेशन का मतलब होता है कि ऐसे ऑटो रिएक्टिव टी सेल जो प्रेजेंट होते हैं उनको इनिबिट किया जाए, और ये रेगुलेटरी टी सेल करती है। तो ये मैच हो जाता है आपका सेकेंड के साथ। 3142 ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं। सो क्लास स्विचिंग ऑकर इन बी सेल टू प्रोड्यूस आईजीजी फ्रॉम आईजीएम। देखिए पहले क्या होता है कि बी सेल जो है सबसे पहले आईजीएम को प्रोड्यूस करती हैं, फिर ये आईजीएम जो है आईजीजी में स्विच कर जाता है। तो इनमें से कौन सा कंक्लूजन सही है? तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है डिफरेंसेस कहाँ पे आता है? डिफरेंसेस आता है इनकी हैवी चेन में। क्लास स्विचिंग में का मतलब होता है कि इनका जो कांस्टेंट रीजन होता है जो हैवी चेन का, वो चेंज हो जाता है। इसमें म्यू होता है, इसमें गामा होता है। ठीक है, लेकिन जो एंटीजन को पहचानने वाली जो स्पेसिफिसिटी रहती है वो सेम होती है, क्योंकि आईजीएम में अगर ये म्यू जो रहेगा, अगर हैवी चेन रहेगा, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी 10 हो जाएगी, और यहाँ पे इसकी वैलेंसी जो होती है 2 होती है। बस यही डिफरेंस है, यानी कि इनके हैवी चेन में, लेकिन इनकी जो स्पेसिफिसिटी रहती है वो सेम रहती है। और क्यों रहेगी इनकी स्पेसिफिसिटी सेम? क्योंकि ये सेम तरह के एंटीजन को पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि इनकी स्पेसिफिसिटी सेम हो जाएगी, डिफरेंट नहीं रहेगी। तो यहाँ पे डिफरेंट बोला है, इसलिए गलत हो गया है। मॉलिक्यूलर वेट सेम नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पे इसका 10 वैलेंसी है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा रहेगा, इसका कम है, तो सेम बोला है, इसलिए गलत हो जाए। और वैलेंसी भी सेम नहीं रहती है, वैलेंसी मैं आपको बता चुकी हूँ, इसकी 10 है, इसकी 2 है। ठीक है, तो इस हिसाब से सेकेंड जो है इसका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, आपको ये जो ब्लैंक फिल करना है। तो अब क्या बोल रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कौन करता है? ये तो हम सबको पता है कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन बी सेल करती है। तो यहाँ पे बी सेल आ गया। तो एबनॉर्मल सेल और वायरस इन्फेक्टेड सेल को कौन किल करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स करती हैं, यानी ये और ये। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठता है। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में जो माइलोमा सेल है, इनके पास एचजीपीआरटी नहीं होता है, जिसकी वजह से ये डिवाइड नहीं कर पाती, और इसीलिए ये जो है जो बी सेल है उसके साथ मिलके डिवाइड करती है जब ये हाइब्रिडोमा बना लेती है। और साथ ही साथ इनके पास क्या है कि ये आईजीजी यानी एंटीबॉडी को भी प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। तो इनके पास ये दोनों ही चीज की कमी होती है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैच द टाइप क्वेश्चन है। आइसोटाइप स्विचिंग जो कि VH डोमेन की वजह से होता है, यानी ठीक है, तो ये P मैच हो जाएगा आपका फर्स्ट के साथ। ठीक है, क्लोनल एनर्जी का मतलब होता है क्लोनल एनर्जी का मतलब होता है कि जब टी सेल रिस्पॉन्स नहीं करती हैं, तो ये ए होता है, ना कि ई। ठीक है, तो ये आपका 4 के साथ हो गया दिस फर्स्ट। MSc क्लास 2 जो होता है उसमें β2 माइक्रोग्लोबुलिन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, दिस इज 4। एंड सेल्फ टॉलरेंस की बात करती हूँ, तो यहाँ पे सेल्फ टॉलरेंस मतलब अपने ही एंटीजन के लिए रिस्पॉन्स ना करना, वही सेल्फ टॉलरेंस है। तो ये 2 1 3 4 2 1 3 4 2, और हेंस थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट में आपका क्या आ जाता है? मैच द टाइप क्वेश्चन है। तो बेसोफिल क्या होते हैं? दीज आर द बेसोफिल जिनके पास FC रिसेप्टर होता है IgG के लिए, तभी इनमें से ये क्या करते हैं, एलर्जी वाला काम करते हैं ना। तो ये 5 के साथ मैच हो गया। ई सेल को हम मैच कर सकते हैं परफोरिन के लिए, एंड बी सेल को हम मैच कर सकते हैं प्लाज्मा सेल, क्योंकि ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगी। एंड न्यूट्रोफिल को हम मैच कर सकते हैं विद फेगोसाइटोसिस। ठीक है,
तो मैं सबसे सिंपल से जाऊंगी तो मुझे सबसे अच्छा न्यूट्रोफिल लगेगा, क्योंकि न्यूट्रोफिल का मुझे फंक्शन पता है, तो इसका है सेकेंड। तो अगर मैं एस का सेकेंड ढूंढूं तो देखिए एस का सेकेंड एक ही में प्रेजेंट है और आंसर मेरा आ गया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जरूर नहीं आपको सारे ही ऑप्शन पता हो, अगर एक दो भी पता है तो भी कई बार क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए 3 सैंपल है एंटीबॉडी के, उनको इलेक्ट्रोफोरेसिस किया गया डी नेचर कंडीशन में और रिड्यूसिंग कंडीशन में। जो है डी नेचर कर दिया है, रिड्यूसिंग कंडीशन डाइसल्फाइड बॉन्ड वगैरह तोड़ दिए गए, ठीक है। फिर उसको स्टेन किया गया और इन सैंपल में हमारे पास 3 एंटीबॉडी थी 1 2 3, इनमें क्या हुआ कुछ बैंड्स दिखे, जैसे कि जो एंटीबॉडी 1 है उसमें 2 बैंड दिखे, ठीक है। जो सेकेंड वाली एंटीबॉडी थी उसको हमने जब डाइजेस्ट किया और जेल पे रन किया तो हमें 3 बैंड मिले, और थर्ड वाली एंटीबॉडीज में हमको आई थिंक 4 बैंड्स मिले। तो अब आपको पहचानना है कि ये कौन सी एंटीबॉडीज हैं। देखिए तो सिंपली बात है कि जब IgG को आप जेल पे रन करोगे तो आपको 2 बैंड मिलेगा, एक लाइट चेन का और एक हैवी चेन का, ठीक है। 3 बैंड मिलने की पॉसिबिलिटी कब होगी, 3 बैंड मिलने की पॉसिबिलिटी तब होगी जब आपका IgM हो, जिसमें आपको एक लाइट चेन मिलेगा, हैवी चेन मिलेगा और एक J चेन मिलेगा, ठीक है। 4 बैंड आपको IgG से मिल सकता है, यहाँ पे क्या है ये IgG हो गया और ये IgM हो गया, और IgA से आपको 4 बैंड मिलेगा, कौन से, लाइट, हैवी, J चेन, और एक होता है सिक्रीटरी प्रोटीन, ठीक है, ये वाला। देखिए स्ट्रक्चर बना के रखा है और इस तरीके से आपको 4 बैंड मिल जाते हैं जब हम IgA का डाइजेशन करते हैं, राइट। तो इसलिए सही आंसर क्या हो गया आपका, सही आंसर हो गया आपका कि फर्स्ट वाला सैंपल IgG है, सेकेंड वाला IgM और थर्ड वाला IgA। तो थर्ड जो करेक्ट है। यहाँ पे देखिए IgG का भी IgA का स्ट्रक्चर बना के रखा है, ये हो गई लाइट चेन, दिस इज हैवी चेन, ये लाइट चेन है, ठीक है, ये सिक्रीटरी प्रोटीन है और ये J चेन है। इस तरीके से आपको 4 बैंड मिल जाते हैं। चलिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन कि बताइए कौन सा कंपोनेंट है जो इननेट इम्यूनिटी का पार्ट नहीं है, और ये बहुत ही बेसिक्स का क्वेश्चन है और गेट में हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए हमें पता है कि जो B सेल है, T सेल है, ये एडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है, तो ये इननेट का होंगे नहीं, तो आपसे नॉट ही पूछा है तो इसलिए ये करेक्ट है। कॉम्प्लीमेंट, डेंड्राइटिक सेल, म्यूकोसल सेल, एपिथेलिया, ये सब आपके इननेट इम्यूनिटी में कंसिडर किए जाते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट C1Q, ये मैच हो जाएगा आपका FC रीजन ऑफ एंटीबॉडी, तो ये हो गया थर्ड। सिलेक्टिन की बात करूं, L सिलेक्टिन, तो ये मैच हो जाएगा CD34 के साथ। मैक कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये मैक कॉम्प्लेक्स जो है कॉम्प्लीमेंट CDB, इसके साथ मैच हो जाएगा क्योंकि यही जो है मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स का बनाने का शुरुआत करते हैं, तो ये सेकेंड के साथ मैच हो जाएगा। ओके सेकेंड और फोर्थ जो है सेम ही है, नो सेम नहीं है, यहाँ पे B है और यहाँ पे A, ध्यान रखिएगा। देखिए कितना छोटा माइन्यूट सा फर्क था, लेकिन आप गलत कर सकते थे, तो B वाला काम करता है ना कि A वाला। T हेल्पर सेल की बात करूं तो ये मैच हो जाएगा आपका CD40L के साथ, तो ये फोर्थ के साथ, थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, एक पॉपुलेशन है जिसमें कुछ लोग हैं जिनको SARS-CoV-2 का इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि वो ससेप्टेबल है, लेकिन बहुत सारी पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स जो हैं वो इम्यूनाइज हो चुके हैं इस वायरस के साथ। तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, देखिए अगर किसी पॉपुलेशन में बहुत सारे लोग किसी वायरस से, किसी डिसीज से अगर इम्यूनाइज्ड हैं तो वहां पे डिसीज फैलने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि डिसीज जिनके पास है वो ससेप्टेबल लोग कम होते हैं, लेकिन जो इम्यूनाइज्ड होते हैं जिनको वो डिसीज नहीं हो सकती अगर वो ज्यादा है, तो अगर ज्यादा लोग हेल्दी रहेंगे तो वो डिसीज कम फैलेगी, और इस तरह की इम्यूनिटी को हार्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। तो बेसिकली हार्ड इम्यूनिटी क्या है, जब एक पॉपुलेशन लेवल की बात की जाए यानी पॉपुलेशन इम्यूनिटी की बात की जाए तब इसको हार्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, और ये सब जो इम्यूनिटी है ये इंडिविजुअल इम्यूनिटी में कंसिडर की जाती है। तो जब पॉपुलेशन लेवल पे हम बात करेंगे तो हम हार्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि जो डाइवर्सिटी है टी सेल रिसेप्टर की वो जनरेट होती है जीन रीअरेंजमेंट। एकदम डायरेक्ट और सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग इम्यून रिस्पॉन्स आर करेक्ट। करेक्ट आपको पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा करेक्ट है। टी सेल जो है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के थ्रू जो है एक्टिवेट किया जाता है। हाँ, ये बात सही है, ठीक है। जो टी सेल है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है उनके थ्रू एक्टिवेट किया जाएगा, जैसे कि बी सेल, डेंड्राइटिक सेल या मैक्रोफाज, ठीक है। वही एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं जो टी सेल को एक्टिवेट करते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉरेन पेप्टाइड्स आर नॉट प्रेजेंटेड टू द हेल्पर टी सेल बाय क्लास 2 MHC प्रोटीन। तो क्या ये बात सही है कि जो हेल्पर TH सेल है, TH सेल के थ्रू जो है फॉरेन पेप्टाइड को प्रेजेंट नहीं करते? करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और इसमें MHC क्लास 2 इन्वॉल्व होता है, तो करते हैं, नॉट लिखा है इसलिए गलत हो गया, सिंपल, ठीक है। डेंड्राइटिक सेल को हम प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बोलते हैं, ये बात सही है। तो P और R आपका सही हो जाता है, बाकी जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन था। तो ये कुछ PYQs थे जो हम गेट के लिए हमने प्रैक्टिस किया। ये गेट PYQs थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। गेट एक्सेल और BT दोनों के ही मिक्स्ड क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।